नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने विस्तार से अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिनाई, जिसमें मोदी सरकार के दौरान 2014 की तुलना में 2023 में देश के हर क्षेत्र में परिवर्तन की बात कही गई। जब पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा हो तब विपक्ष हमला ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय मोदी सरकार की उपलब्धियों को झूठा बताकर कांग्रेस, सपा जैसी नामी पार्टियों ने कई सवाल खड़े किए थे और तब पक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सवालों का करारा जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस द्वारा सांप बिच्छू कहने पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान, महिला समेत सभी वर्गों का समेकित विकास हुआ है। आप भी देखिए ये वीडियो। इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना के आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। वहीं विपक्ष ने भाजपा सरकारों की नाकामियों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा, जहां रोजी रोटी, गरीबी, महंगाई और आम विकास के तकाजों का आज भी वो जवाब ढूंढ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसा जवाब ढूंढना कभी उसकी राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। वहीं याद कीजिए कि एक बार लालकृष्ण आडवाणी ने भी ये कहा था कि जनसंघ के दौर में कभी भी भाजपा की कोई आर्थिक सोच नहीं रही। आर्थिक मुद्दों पर वो सिर्फ मौके के हिसाब से प्रतिक्रिया तय करती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन योजना जैसे तमाम योजना बीजेपी लेकर आई। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों के नजरिए में मूलभूत अंतर को बताते हुए ये कहा कि पहले समस्याओं के लिए समाधान के लिए टुकड़ों में कदम उठाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी योजनाएं इसका प्रमाण हैं। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी नहीं होने के आरोप को भी सिरे से खारिज किया था, जब अखिलेश यादव ने किसानों की आय पर अपनी बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, ये जितना कुछ आप बता रहे हो, क्या ये हम ये स्वीकार कर लें कि गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो गई? पहली बात। और दूसरी, कम से कम ये सूची दीजिए आप कि किस सरकार में कौन सी बंद हुई, किस सरकार में कौन सी बेच दी गई है। कम से कम ये तो माननीय मंत्री जी बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी आपने हाथ मिला के रखे हो उस सरकार से, जब बेची गई हो तब? मंत्री थे तो ये तो मंत्री थे, 712 तक तो आप मानवर हाथ तो पता नहीं आपके जन कितनी बार मिल चुके हैं। भतीजे भुआ भी बन चुके हैं, भाई बहन भी बन चुके हैं। ये हाथ तो मिलते रहते हैं, अलग भी होते रहते हैं। चलिए, आप अपना विषय गन्ना भुगतान, माननीय मंत्री जी, गन्ने पे भुगतान माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप बिकने की और बंद होने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूं, सदन में पढ़ के सुना सकता हूं कि कौन कौन सी मिल बंद हुई और कौन कौन सी बेची गई, ये पढ़ के सुना सकता हूं।
वहीं भाजपा नेताओं के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में सभी फसलों के समर्थन मूल्य में लगभग 2 गुना वृद्धि की गई है, जबकि लागत मूल्य के रूप में खाद की स्थिर है और पूरे देश में किसानों के लिए बिजली लगभग फ्री है। इसके अलावा 11.39 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना के मानदेय से उनके बीज खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। इसके अलावा दूध, बागवानी आदि के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी से किसानों की स्थिति 2014 की तुलना के निश्चित में काफी बेहतर हुई है। वहीं 2023 में जब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाने की पहल की और आखिरकार उसे बनाया, तो उम्मीद जगी थी कि शायद वो देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे के सामने पेश आई गंभीर चुनौतियों के प्रति जागरूक होंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कहाँ चूक गई विपक्ष। यूपी के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान इंडिया गठबंधन ने कभी कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने की कोशिश नहीं की और ना ही इस पर विचार किया। इस तरह वो ये संदेश देने में नाकाम रहा कि उसका कोई बड़ा मकसद है। वहीं मोदी हटाओ भी शायद इसलिए उनके एजेंडे पर आया क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बाकी दलों के लिए मौजूद जमीन को केंद्र प्रकोरण सिकोड़ती चली गई। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी इस मकसद के लिए खुलकर किया गया। ये कहने का आधार बनता है कि मोदी हटाओ की प्रेरणा असल में उन एजेंसियों के दुरुपयोग से कठिन बनती गई परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। इन दलों ने संविधान बचाओ का नारा तो जरूर उछाला, मगर यहाँ भी वो संविधान और आरक्षण को समानार्थी बताते नजर आए हैं। यानी इसके जरिए वो जातीय गोलबंदी का कार्ड खेलते अधिक नजर आए। नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की कोशिशों पर उनकी जुबान अक्सर बंद ही रही, कभी खुली भी तो कांपते अंदाज में नजर आए। कई बार तो कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगियों के लिए कोई उदारता ही नहीं दिखाई है। वहीं कई जहां जहां सम्मेलन तय होने थे, जहां गठबंधन को रैली साझा करनी थी, वहां जिस नेता के हाथ में कमान थी उन्होंने रैली ही नहीं होने दी। इन सब के बावजूद गठबंधन नेताओं को इस बात का श्रेय तो दिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके का श्रेय लेने की होड़ में उन्होंने कम से कम सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाई। उन्होंने ये स्वीकार किया कि चुनाव जनता ने लड़ा, यानी जनता ने उनके जरिए अपने असंतोष को जताया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाकर उनका मजाक भी बनाया, जिसकी छोटी सी झलक आप भी देखिए। इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? ये बात पूरे भरोसे से कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को संभाल लेने में भाजपा सफल हुई है, तो उसके पीछे इंडिया में शामिल दलों की उद्देश्यहीनता एक प्रमुख कारण है। भाजपा ने इस स्थिति को कैसे संभाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भाजपा नेतृत्व ने समझा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अब चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं है, इसके लिए स्थानीय समीकरण साधने होंगे। जिसके बाद भाजपा ने जातीय अंतर्विरोधों को उभारने और अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर जोर दिया। वहीं हरियाणा में जाट समुदाय के खिलाफ पिछड़ी और दलित जातियों में मौजूद भावना को उभारते हुए पिछड़ी दलित जातियों के प्रतिनिधित्व की रणनीति अपनाई गई। इसी मकसद से लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मनोहर लाल खट्टर की विदाई कर नायब सिंह सैनी को ये कुर्सी सौंप दी गई। ऊपर से हिंदुत्व का डोज बढ़ाया गया, वोट जिहाद, बटेंगे कटेंगे आदि जैसे गैर हकीकी मुद्दों को भी उछाला गया। भाजपा की राजनीति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरवाद आदि जैसी वो तमाम बुराइयां ढूंढी जा सकती हैं जो अन्य दलों के बारे में कही जाती है, बल्कि आज उसके पास भारत की सत्ता का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां उसमें सबसे ज्यादा ढूंढी जा सकती है। बावजूद इसके यह हकीकत है कि उसके पास एक विचारधारा और मकसद है, भले ये आम हित के लिए कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हिंदुत्व और विचारधारा, यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र कायम करने का मकसद भाजपा समर्थकों को उसे समर्थन देने का तर्क देता है। भाजपा की सरकार की हर नाकामी के बावजूद ये उन्हें इस दल से कहीं ना कहीं जोड़े रखा है। इसीलिए
भाजपा से देश की आर्थिक बेहतरी या खुशहाली की अपेक्षा रखना ही बेमतलब है और यही कारण है कि इन मोर्चों पर उसकी ऐसी तमाम नाकामियों के बावजूद उसके समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जिस एजेंडे पर गोलबंद किया गया है, कोई चाहे तो उसे नफरती एजेंडा कह सकता है, लेकिन ये एजेंडा आज एक सफल एजेंडा बन चुका है। इसीलिए कि इसमें देश के शासक वर्गों, खासकर एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग को अपने लिए उपयोगिता नजर आई है और वो ये है कि भाजपा के पास रोजी रोटी, कुछ हाथों में अकूत धन संचय और आर्थिक शोषण को राजनीतिक चर्चा से अलग रखने का कारगर और ये औजार हिंदुत्व के रूप में मौजूद है। इसीलिए शासक वर्गों ने भाजपा को अपनी प्रिय पार्टी बना लिया है। इसीलिए भाजपा के एजेंडे के पीछे इन तबकों के धन और प्रचार बल की पूरी ताकत हमेशा लगी रहती है। 2024 ने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि नफरती एजेंडे का सॉफ्ट रूप अपनाकर इस एजेंडे के असली वारिस को चुनौती देने की कोशिश फेल होने का शर्तिया फॉर्मूला है। अमेरिका में कमला हैरिस की नाकामी इसका सबसे ताज़ा उदाहरण भी है। भारत की राजनीतिक शक्तियां चाहें तो इस वर्ष के अनुभवों से कुछ ठोस सबक ले सकती हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से अधिक उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती, मगर ये साफ है कि सोच और साझा मकसद के साथ वो भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। ये उम्मीद खुद उन्होंने ही जगाई थी। इस बिंदु पर लोगों को मायूस कर वो खुद अपने भविष्य बल की अस्तित्व के लिए जोखिम मोल लेंगे। फिलहाल उनके लिए ये जोखिम बहुत बड़ा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।